किसी खास गाने को सुनकर कोई पुरानी याद ताजा हो जाना या किसी पसंदीदा खाने की महक से ही मुंह में पानी आ जाना, ये सब सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और एक बहुत बड़ा सवाल भी पूछेंगे कि हमारी आदतें, हमारी डर, हमारी पसंद नापसंद, क्या ये सब हमारे सोचे समझे फैसले हैं या ये सिर्फ अनजाने में सीखी गई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? ये सवाल तो बहुत गहरा है। मतलब ये हमारी फ्री विल या इच्छा शक्ति के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करता है। बिल्कुल। और इसका जवाब शायद 1 सदी पहले रूस के एक साइंटिस्ट के कुत्तों पर किए गए एक प्रयोग में छिपा है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर एक बहुत दिलचस्प लेख है। हमारा मिशन है इस सिद्धांत की बारीकियों को समझना। और हाँ, अगर कोई सीटेट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो ये चर्चा किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए ये जानना जरूरी है कि इवान पावलोव थे कौन। ज्यादातर लोग उन्हें एक मनोवैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो एक फिजियोलॉजिस्ट यानी शारीरिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीखने का ये सिद्धांत तो उनके असली रिसर्च का एक, कह सकते हैं, एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट था। ये तो पहला ही फैक्ट कमाल का है, और सीटेट के नजरिए से बहुत जरूरी भी कि उन्हें नोबेल प्राइज साइकोलॉजी के लिए नहीं बल्कि डाइजेशन पर रिसर्च के लिए मिला था। तो उनके सिद्धांत का जो आधार है वो शब्द है अनुबंधन या कंडीशनिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? अनुबंधन का मतलब है दिमाग में 2 ऐसी चीजों के बीच एक पक्का कनेक्शन या कह लीजिए एक वायरिंग जोड़ देना, जिनका आपस में पहले कोई लेना देना नहीं था। जैसे बिजली का स्विच और बल्ब। हाँ बिल्कुल, स्विच दबाया, बल्ब जला। शुरू में दोनों अलग थे, पर वायरिंग ने उन्हें जोड़ दिया। पावलोव के सिद्धांत में दिमाग यही वायरिंग का काम करता है। सोर्स में एक सिंपल सा उदाहरण है, गरम बर्तन को छूते ही हाथ का पीछे हटना। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। हाँ, यहाँ गरम बर्तन एक ट्रिगर है और हाथ हटाना एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। इनके बीच का कनेक्शन नेचुरल है। पावलोव की दिलचस्पी ये जानने में थी कि क्या हम गैर नेचुरल कनेक्शन भी बना सकते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग में नए शॉर्टकट बनाना। जैसे मेरा पालतू कुत्ता किचन में किसी पैकेट के खड़खड़ाने की आवाज सुनते ही दौड़ कर आ जाता है, चाहे वो उसके खाने का पैकेट हो या ना हो। उसने पैकेट की आवाज और खाने के बीच एक कनेक्शन बना लिया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो क्लासिकल कंडीशनिंग है। और इसी को समझने के लिए पावलोव ने अपना वो मशहूर प्रयोग किया, कुत्ते और घंटी वाला। हाँ, कुत्ते और घंटी वाला। ये प्रयोग इस सिद्धांत की, कह सकते हैं, जान है। हाँ, ये प्रयोग तो सबने सुना है, पर इसकी डिटेल्स में ही इसका असली जादू छुपा है। चलिए उसे खोलते हैं। बिल्कुल। पावलोव बहुत मेटिकुलस थे, मतलब बहुत बारीकी से काम करते थे। उन्होंने एक भूखे कुत्ते को एक साउंड प्रूफ लैब में रखा ताकि बाहर की कोई आवाज उसे डिस्टर्ब न करे। उसे एक हार्नेस से खड़ा किया ताकि वो ज्यादा हिले डुले नहीं, और उसकी लार को मापने के लिए एक ट्यूब लगा दी। अब पहला स्टेप बहुत सीधा था। कुत्ते के सामने खाना रखा और जाहिर है उसके मुंह में लार आ गई। 1 मिनट, यहां मुझे रोकिए। भूखे कुत्ते के सामने खाना रखने पर लार आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी बता सकता है। पावलोव को इसमें ऐसा क्या दिखा जो किसी और को नहीं दिखा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक आम ऑब्जर्वेशन एक वैज्ञानिक सिद्धांत में बदलती है। पावलोव ने इसे एक बेसलाइन की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे नाम दिए। भोजन हुआ स्वाभाविक उद्दीपन या अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, मतलब एक नेचुरल ट्रिगर। ठीक है। ठीक कुछ सेकंड पहले एक घंटी बजाना शुरू कर दिया। पहले घंटी बजी, फिर खाना आया। ये प्रक्रिया कई दिनों तक बार बार दोहराई गई। घंटी, खाना, घंटी, खाना। और कुत्ता हर बार खाना देखकर लार टपकाता रहा। हाँ, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक नई वायरिंग हो रही थी। उसका दिमाग घंटी की आवाज और आने वाले भोजन के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना रहा था। और फिर आया वो आहा मोमेंट। बिल्कुल। कुछ दिनों के बाद पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं दिया। तो? और उन्होंने देखा कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही उतनी ही लार टपका रहा था जितनी वो खाना देखकर टपकाता था। अरे वाह! घंटी, जो पहले कुत्ते के लिए एक बेमतलब आवाज थी, अब एक पावरफुल ट्रिगर बन चुकी थी। कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार टपकाना
सीख लिया था। ये कनेक्शन को अनुबंधन कहा गया। एकदम सही। और पावलोव ने इन नई चीजों को भी नाम दिए। घंटी बन गई अनुबंधित उद्दीपन या कंडीशन स्टिमुलस, एक सीखा हुआ ट्रिगर। और घंटी की आवाज पर लार आना, वो बन गया अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी एक सीखा हुआ रिएक्शन। और ये पूरी प्रक्रिया अनुबंधित सहज क्रिया कहलाई। सोर्स में एक और शब्द है, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। इसका इस प्रयोग में क्या रोल था? ये शब्द भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कनेक्शन बनाने से ज्यादा कुछ है। बिल्कुल, आपका सोचना सही है। अगर कनेक्शन बनाना, वायरिंग करना है, तो पुनर्बलन उस वायरिंग पर बार बार बिजली दौड़ाकर उसे मजबूत करना है। अच्छा, प्रयोग में घंटी बजाने के बाद जो भोजन दिया जाता था वही पुनर्बलन था। हर बार जब घंटी के बाद कुत्ते को भोजन मिलता तो उसका दिमाग कहता, हाँ, ये कनेक्शन सही है। घंटी बजने पर लार निकालना एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसके बाद इनाम यानी खाना मिलता है। इसी इनाम ने उस सीख को और पक्का और स्थायी बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी चीजों पर भी प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं जिनका मूल रूप से उस प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। जैसे फोन पर किसी खास ऐप की नोटिफिकेशन टोन बजते ही हमारा ध्यान खींच लेती है, भले ही हम जरूरी काम कर रहे हों। हाँ, हमारा दिमाग भी उस टोन और एक डोपामाइन हिट के बीच कंडीशन्ड हो गया है। इससे बेहतर मॉडर्न उदाहरण हो ही नहीं सकता। वो नोटिफिकेशन टोन हमारे लिए पावलोव की घंटी है। अब अगर इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को देखें तो पहले ये कि सीखना ऑटोमेटिक और सहज क्रिया पर आधारित है, खासकर बच्चों में। दूसरी, कनेक्शन बनाने के लिए रेपिटेशन जरूरी है, मतलब घंटी और भोजन का बार बार साथ आना। और तीसरी विशेषता हुई पुनर्बलन, यानी वो इनाम जो सीख को मजबूत बनाता है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है, अगर आप बार बार घंटी बजाएं पर खाना ना दें, तो क्या कुत्ता हमेशा लाल टपकाता रहेगा, या वो समझ जाएगा कि अब घंटी का मतलब खाना नहीं रहा? आपने सिद्धांत की एक बहुत बड़ी सीमा की तरफ इशारा कर दिया है, और यही इसकी चौथी विशेषता की तरफ ले जाता है। इस तरह से सीखा गया ज्ञान स्थायी नहीं होता। अच्छा, अगर आप घंटी बजाते रहें और भोजन न दें, तो धीरे धीरे कुत्ता लाल टपकाना बंद कर देगा। दिमाग समझ जाएगा कि ये वायरिंग अब काम की नहीं रही और वो कलेक्शन कमजोर पड़ जाएगा। इसे मनोविज्ञान में विलोपन या एक्सटिंक्शन कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, एक्सटिंक्शन। तो ये सिद्धांत हमारी आदतों और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को तो समझाता है, लेकिन ये थोड़ा रोबोटिक लगता है। क्या हम इंसान इतने ही सिंपल हैं? ये सिद्धांत ये तो नहीं बताता कि हम कोई मुश्किल गणित का सवाल कैसे हल करते हैं या कोई कविता कैसे लिखते हैं। इसमें सोच, समझ और तर्क की तो कोई जगह ही नहीं है। और यही इस सिद्धांत पर लगा सबसे बड़ा आरोप है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये मनुष्य को एक जैविक मशीन मानता है और सीखने को एक मैकेनिकल प्रोसेस। ये हमारी चेतना, चिंतन और समस्या सुलझाने की क्षमता की पूरी तरह से अनदेखी करता है। और ये जानवरों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। हाँ, ये दूसरी कमी है। इसे सीधे सीधे इंसानों की इस जटिल सीखने की प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या हम इसे सीखना कह भी सकते हैं? ये तो एक तरह की शारीरिक आदत या रिफ्लेक्स नहीं है। असली सीखना तो सोचने समझने से होता है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और साइकोलॉजी में इस पर बहुत बहस हुई है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये सीखने का सबसे बुनियादी, सबसे जानवर वाला रूप है। ये हमारी उन प्रवृत्तियों को समझाता है जो हमारी चेतना के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आदतें, डर और पसंद नापसंद। लेकिन ये हमारी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, तो कमियों के बावजूद इसकी कोई तो वजह होगी कि ये आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और सीटेट जैसी परीक्षाओं में। इसकी असल दुनिया में उपयोगिता कहाँ दिखती है? इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर क्लासरूम में। और ये बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पुनर्बलन का आइडिया। क्लास में अच्छा काम करने पर बच्चे की तारीफ करना, जो कि एक पुरस्कार है, या गलत व्यवहार पर उसे टोकना, मतलब दंड देना, ये सब इसी सिद्धांत से निकला है। हाँ, तारीफ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाती है और बच्चा उस व्यवहार को दोहराना सीखता है। बिल्कुल। और वो जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल और साथ में सेब की तस्वीर दिखाते हैं, क्या वो भी यही है? हाँ, बिल्कुल। ये शिक्षण में सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स का बेहतरीन उदाहरण है।
बच्चा ए अक्षर की ध्वनि और सेब की तस्वीर के बीच एक कनेक्शन बना लेता है। जिससे सीखना आसान और तेज हो जाता है। हाँ, ये उन विषयों के लिए बहुत कारगर हैं जिनमें रटने की जरूरत होती है, जैसे पहाड़े, कविताएं या स्पेलिंग। और आदत और डर के बारे में क्या? मुझे लगता है असली पावर तो वहाँ है। क्या हम किसी की डर को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। हाँ, ये इसका सबसे शक्तिशाली एप्लीकेशन है, जिसे बिहेवियर थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, तो आप अंधेरे को किसी ऐसी चीज से जोड़ना शुरू कर सकते हैं जो उसे पसंद है, जैसे अंधेरे में उसकी पसंदीदा कहानी सुनाना या उसका पसंदीदा गाना चलाना। हाँ, धीरे धीरे बार बार ऐसा करने से उसके दिमाग में अंधेरे और डर का कनेक्शन कमजोर पड़ेगा और अंधेरे और खुशी का एक नया कनेक्शन बनने लगेगा। इसी तरह बुरी आदतों को भी बदला जा सकता है, जैसे नाखून चबाना। बिल्कुल। ये तो कमाल है। तो मतलब हम अपने दिमाग की वायरिंग को दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। और समाज भी तो शायद इसी तरह काम करता है। कैसे? हम सीखते हैं कि किस व्यवहार पर हमें तारीफ यानी पुनर्बलन मिलती है और किस पर डांट। इसी से हमारा समाजीकरण होता है। बिल्कुल, हम समाज के नियम इसी तरह सीखते हैं। हमें पता होता है कि बड़ों से इज्जत से बात करने पर सराहना मिलेगी। ये सराहना एक सोशल रिवॉर्ड है जो उस व्यवहार को मजबूत करता है। तो आज हमने पैवलॉव के सिद्धांत को एक अलग ही नजरिए से देखा। हम एक रूसी वैज्ञानिक और उनके कुत्ते से शुरू हुए और अनुबंधन, पुनर्बलन जैसे शब्दों के मैकेनिकल मतलब से आगे बढ़कर ये समझा कि ये हमारी जिंदगी में कैसे घुले मिले हैं। हमने इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को परखा। जो बात यहाँ सबसे अहम है वो ये कि भले ही ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा मैकेनिकल रूप में देखता हो, लेकिन साहचर्य या एसोसिएशन और पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट के जो मूल विचार इसने दिए हैं वे आज भी हमारी आदतों, डर, पसंद नापसंद को समझने की बुनियाद है। पूरा का पूरा विज्ञापन उद्योग इसी एक सिद्धांत पर टिका है। ये कैसे? वो एक कार को आजादी की भावना से या एक कोल्ड ड्रिंक को खुशी और दोस्ती से जोड़ते हैं और हमारा दिमाग वो कनेक्शन बना लेता है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। और जाते जाते उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि बुरी आदतों और डर को अनुबंधन से बदला जा सकता है। अगर इस विचार को और आगे ले जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं, हमारी पसंद, नापसंद, हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी अचानक आने वाले गुस्से या खुशी के पल, वो असल में बस जीवन भर में अनजाने में सीखी गई अनुबंधित अनुक्रियाओं का एक बेहद जटिल जाल हो? क्या हम सच में उतने आजाद हैं जितना हम सोचते हैं?